नमस्कार दोस्तों, जगू का जेके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूं करंट अफेयर में। एक्चुअली करंट अफेयर के अलग से ही टॉपिक है ये। मैंने कल का एक नया टॉपिक जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे आने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में ये जाना जा रहा है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मैंने इस पे काफ़ी अध्ययन करके और थोड़ा बहुत इसको बताने का प्रयास किया है। अभी इसके ऊपर और डाटाज वगैरह और आएंगे, तो एक लेक्चर हम स्टूडियो शुरू होने के बाद लाइव डिस्कशन में इसको लाएंगे। लाइव डिस्कशन में इसको एक दिन लाएंगे, जिससे कुछ एक्सपर्ट के माध्यम से भी इससे बातचीत करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, एक बार आपको बता दूं कौन सा टॉपिक है आपका, नई शिक्षा नीति के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊं कि आज हमने कल रात को ही फेसबुक पर एंड आपका हमारा जगू का जो ऑनलाइन क्लास है उस पर, और जितने भी मेरे सर्किल में थे उन स्टूडेंट्स के मैंने नोट्स डाल दिए थे। तो फेसबुक पर, अन्य माध्यम पर, आपका ट्वीट जो भी हैंडल है उन पे सभी पे जो हमारा ग्रुप है उन पे सब पे हमने डाल दिए। और मैं आपको एक नंबर अभी दूंगा, मेरा नंबर, तो उस पर आप मैसेज मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो मैं आपके अकाउंट, आपके उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपका ये नोट्स पूरा डाल दूंगा। तो इसमें नोट्स का मैंने पूरा पहले भी डाल दिया है और डाल दूंगा, तो आप सारे नोट्स भी देख लें। और ये काफ़ी काम का टॉपिक है, तो इसको देखें। तो नोट्स का मैंने पूरा बता दिया आपको कि पूरे नोट्स जो फेसबुक पर उपलब्ध हैं, जगू का ऑनलाइन क्लास पर उपलब्ध हैं, अन्य कुछ ग्रुप पर और भी डाले गए हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट और चाहते हैं तो वो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके और मैं मंगा सकते हैं, तो मैं भेज दूंगा। तो वो नोट्स भी आप देख लें, इसके सारे मैंने नोट्स भी तैयार कर दिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, नई शिक्षा नीति। तो देखिएगा, नई शिक्षा नीति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। देखिएगा, बैकग्राउंड में क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है क्या। तो एजुकेशन ज्ञान को प्राप्त करने का एक माध्यम है। जो हमारा नॉलेज है, नॉलेज को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, एजुकेशन है। यानी ज्ञान, सुकरात जैसे एक वर्ड बोलते हैं सुकरात, कि ज्ञान होगा तो हमें सद्गुण आएंगे, और सद्गुण आएंगे तो हमारा एक अच्छा समाज गुणों से युक्त होगा और हमारे राष्ट्र का भी अच्छा निर्माण होगा। लेकिन ज्ञान तभी संभव है जब आप में शिक्षा आए। तो सुकरात ने एक बात कही है कि ज्ञान शिक्षणीय है, ज्ञान शिक्षणीय है, यानी ज्ञान को सीखा जा सकता है। तो हमारे में एजुकेशन आएगी तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है वो आपका शिक्षा है। ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है वो शिक्षा है। तो इसके बारे में हम देखा। अतः ज्ञान हमारा क्या है, साध्य है। ज्ञान क्या है, साध्य। और शिक्षा क्या है, साधन। शिक्षा क्या है, साधन। ज्ञान साध्य है तो शिक्षा उसका साधन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्ञान साध्य है तो शिक्षा क्या है, साधन। तो शिक्षा अगर हमारी अच्छी होती है तो ज्ञान भी क्या होगा, अच्छा। और ज्ञान अच्छा होगा तो सद्गुणों का क्या होगा, विकास होगा। और सद्गुणों का विकास होगा तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। अब शिक्षा के दो रूप हैं, एक मात्रात्मक और एक कौन सा, गुणात्मक। तो मात्रात्मक शिक्षा डिग्री की शिक्षा है। मात्रात्मक शिक्षा है, क्या होगी, डिग्री की शिक्षा। लेकिन गुणात्मक शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है। तो क्वांटिटिव एजुकेशन एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन। तो मात्रात्मक एजुकेशन है वो, मात्रात्मक एजुकेशन एक डिग्री की शिक्षा है, और गुणात्मक एजुकेशन व्यवहारिक शिक्षा है, हमारे जीवन की शिक्षा है, जीवन को सुधारने की शिक्षा है। और इसके बारे में हम बात करें, आप देखें तो प्राचीन काल में दृष्टिपात करें, प्राचीन काल में तो वेद हमारे ज्ञान के भंडार थे। और वेदों की विस्तृत व्याख्या, यानी वेदों को विस्तृत रूप से जानने का जो साधन था वो वेदांग था। कौन था, वेदांग। मतलब वेदों को विस्तृत रूप से जानने का जो साधन था वो क्या था, वेदांग था। तो वेदांग आपके कितने हैं, 6 हैं।
पहला कल्प है, निरुक्त है, छंद है। कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष एवं शिक्षा। इन छहों में से एक कौन सा है? शिक्षा। तो यहाँ भी बात आ गई, वेद ज्ञान के क्या हैं? भंडार। और वेदों की विस्तृत व्याख्या किसके माध्यम से होती है? वेदांगों में। और वेदांगों में किसका उल्लेख है? शिक्षा का। और आप प्राचीन काल में ये भी देखते हैं, हमारा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, दुनिया का भी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दृष्टिपात करें तो उसका उद्देश्य था सर्वांत सुखांत न की उपाधि। सर्वांत सुखांत न की उपाधि, यानी हमें उपाधि यानी डिग्री वाली शिक्षा नहीं चाहिए, डिग्री वाली शिक्षा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी शिक्षा दे चाहिए जो सबको सुख दे सके, सबको सुख दे सके। तो मैंने क्या कहा, अगर गुणात्मक शिक्षा होगी, कौन सी शिक्षा होगी? गुणात्मक शिक्षा होगी, तो हमारा समाज भी क्या होगा? अच्छा होगा, और राष्ट्र भी अच्छा होगा, क्योंकि गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में सद्गुणों का क्या होगा? विकास। और सद्गुणों का विकास होगा तो एक बेहतर समाज का क्या होगा? विकास। तो गुणवत्तापूर्वक और रचनात्मक शिक्षा और बेहतर समाज के और राष्ट्र के लिए क्या है? उपयोगी। अतः कहा जा सकता है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा एवं आपका कौन सा शिक्षा क्या कर सकती है? बेहतर समाज का और बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। अतः शिक्षा को चलाने के लिए हमें शिक्षा नीति की जरूरत है। किसके लिए? शिक्षा को किस ओर ले जाना है, इसके लिए हमें शिक्षा नीति की आवश्यकता है दोस्तों। शिक्षा नीति, अब शिक्षा नीति क्या है? तो संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड डायरेक्शन करता है कि आपको किस दिशा में जाना है और किस समाज का आपको विकास करना है। इसका उल्लेख किस में होता है? शिक्षा नीति में। शिक्षा नीति में। तो ये दोस्तों हमने बताया शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा कोई भी समाज का आधार है, आधारभूत ढांचा है। अगर आधार कमजोर है तो समाज का, राष्ट्र का बेहतर निर्माण नहीं हो सकता। आप इसका उदाहरण देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का लक्ष्य रखा गया कि हमें डिग्री प्राप्त नहीं करनी, बल्कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जिसमें सबको सुख मिले, समाज को सुख मिले, राष्ट्र को सुख मिले और बेहतर समाज का निर्माण हो। तभी आप देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन काल से ही भारत सोने की चिड़िया बना था। क्यों बना था? क्योंकि प्राचीन काल तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे विद्वान और उनको पढ़ाने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने ही हमारे भारत का इतिहास रचा है। जैसे कौटिल्य को प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। आपका वहीं पर पढ़े लिखे आपका पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। चरक को आपका आयुर्वेद का जनक माना जाता है। तो आपका पतंजलि को योग का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा जिसने पूरे एकीकृत भारत को जन्म दिया, तो उसको नाम उल्लेख नहीं है। तो हमारा जो सोने की चिड़िया बना था वो डिग्री से नहीं बल्कि गुणात्मक शिक्षा से बना था। इसलिए दोस्तों हमारी जो शिक्षा नीति है वो गुणात्मक होनी चाहिए, डिग्री वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अब 1990 से वैश्वीकरण का जो दौर आया, तो वैश्वीकरण के दौर में गुणात्मक शिक्षा का अभाव हुआ और मात्रात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया, जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या है? घातक। वैश्वीकरण में सबसे बड़ी एजुकेशन में ये कमी आई। अब हम बोलना चाह रहे हैं शिक्षा नीतियाँ। तो पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 में बनी। 1968 आपको थोड़ा सा उल्लेख कर दूं, हालांकि नोट्स में मैंने सब दिया है। डीएस कोठारी समिति आई थी 1964 में। 1964 में डीएस कोठारी समिति आई थी। उन्होंने 10+2 पद्धति का जिक्र किया था। 10+2 पद्धति का जिक्र किया था और उस डीएस कोठारी समिति की रिकमेंडेशन पर ही 1968 में पहली बार इंदिरा गांधी के काल में शिक्षा नीति आई। बाद में उसी बेस पर एक शिक्षा नीति और बनी 1986 में। 1986 जो राजीव गांधी ने शिक्षा नीति का निर्माण करवाया था और वो शिक्षा नीति अब चल रही है। अब ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो उसके स्थान पे आएगी। तो 1986 में शिक्षा नीति हमारी बनी थी। उस पर एक समिति का गठन किया, उस पर समीक्षा करने के लिए, राममूर्ति समिति। कौन सी? राममूर्ति। तब 1986 की नीति को 1992 में संशोधित किया गया राममूर्ति समिति की अनुशंसा पर। राममूर्ति समिति की अनुशंसा पर 1992 में संशोधित किया गया।
तो वर्तमान में जो हमारी शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 की है। अब नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो वो 1986 की नीति का स्थान लेगी दोस्तों। तो मैंने बोला DS कोठारी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी समिति आई 1964 में, और उन्होंने समग्र शिक्षा पर क्या दिया, बल दिया। 10+2 पद्धति को बताया, और 10+2 पद्धति को बताया कि 10th और 12th तक की बात को बताया उसने। तो 10+2 पद्धति को बताया, और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर पहली बार 1968 में शिक्षा नीति नहीं आई। और नई शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के काल में, 86 में राजीव गांधी के काल में, और उसमें राममूर्ति समिति पर 86 की नीति को संशोधित किया गया 92 में। और मैंने कहा वर्तमान में भी ये नीति चल रही है, लेकिन अभी जो नई नीति आई है वो इसका स्थान लेगी। तो अब नई नीति के बारे में बात करें। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखिए 2020 में आ रही है। इस पे प्रयास हुए। 2014 में मोदी जी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तब नई शिक्षा नीति के बारे में विचार किया गया और एक कमेटी का गठन किया गया। TSR सुब्रमण्यम स्वामी, जो हमारे पूर्व के कैबिनेट सचिव हुआ करते थे, TSR सुब्रमण्यम स्वामी। तो सुब्रमण्यम समिति थी, सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिन्होंने 2015 में गठन किया, 2016 में अपनी रिपोर्ट दी। तब इनकी रिपोर्ट का अध्ययन किया, लेकिन ये बात इनकी रिपोर्ट पसंद नहीं आई, यानी कहने का मतलब ये धरातल पर नहीं उतरी। तो पहला प्रयास TSR सुब्रमण्यम समिति की अनुशंसा पर हुआ, लेकिन इसकी रिपोर्ट को माना नहीं गया। बाद में अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी 2017 में, जिन्होंने 19 में अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट दी 19 में। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक जनता के सामने किया, उसमें लाखों सुझाव आए, उन सुझावों का अध्ययन किया गया और समिति के रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तब जाकर के एक नई शिक्षा नीति का प्रारूप बना है कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर, जो 29 जुलाई को प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में उसको पास किया है। अतः 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति का प्रारूप आया है। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट है ये कमेटी की रिपोर्ट है आपकी कस्तूरी रंगन समिति। बोलो क्लियर है क्या? तो कस्तूरी रंगन समिति पर नई शिक्षा नीति हमारी आई, जो 34 वर्ष बाद आपका 1986 की पॉलिसी का स्थान लेगी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या बात हो रही है, देखिएगा। पहली बात है शिक्षा पर सरकारी खर्चा। शिक्षा पर सरकारी खर्च कितना होना चाहिए? देखिए, शिक्षा पर सरकारी खर्च कितना होना चाहिए, तो GDP का अभी 4.43 होता है। 4.43 GDP का कितना % खर्च हो रहा है? 4.43। तो ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ाकर हम 6% GDP का खर्च करेंगे। कितना? 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे। दोस्तों मैं एक बार बोलना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, वो 2 चीज़ों से बना है, बॉडी एंड माइंड। बॉडी के लिए हमें पोषण और स्वास्थ्य चाहिए, और माइंड के लिए हमें क्या चाहिए? शिक्षा। अगर बॉडी एंड माइंड और शिक्षा मतलब स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य और शिक्षा बेटर होगी तो मानव क्या होगा? बेटर होगा। और मानव बेटर होगा तो उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी, और क्षमताएं बढ़ेंगी तो स्वाभाविक बात है उसकी प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ेगी, उसकी राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, और देश का क्या होगा? विकास होगा। तो ये सबसे बड़ा संसाधन है मानवीय संसाधन। इसीलिए HDI का आंकलन, HDI मानव विकास सूचकांक का आंकलन शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रतिव्यक्ति आय से ही किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी हमारा बॉडी अच्छा होगा और माइंड अच्छा होगा तो हम अपने आप कमा लेंगे। तो पहला तो हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया, और घर में माया तो समाज में भी विकास होगा और राष्ट्र का भी क्या होगा? विकास होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, तो इन्होंने कहा शिक्षा पे खर्चा बढ़ाना चाहिए। शिक्षा पर अगर खर्चा बढ़ेगा, और आपको बता 2017 में हेल्थ पॉलिसी आई थी, तो हेल्थ पॉलिसी में स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ाने की बात कही। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य बेटर होगा तो मानव बेटर होगा, और मानव बेटर होगा तो समाज बेटर होगा, और समाज बेटर होगा तो राष्ट्र बेटर होगा। आप देख सकते हैं
आज हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, तो आप घरों की स्थितियां देख रहे हो, तो घर पे सबसे ज़्यादा खर्चा शिक्षा और स्वास्थ्य पे हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा देश है, वो भी सबसे ज़्यादा खर्चा शिक्षा और स्वास्थ्य पर करने की बात कर रहा है। हो गया। अगली बात, लक्ष्य। लक्ष्य इन्होंने क्या रखे हैं? 2030 में लक्ष्य बनाया है। इस पॉलिसी को मान लो अगर 21 में लागू करते हैं तो 2030 का 10 वर्ष का लक्ष्य बनाया है, और बाद में कह रहे हैं 10-10 वर्ष बाद उसकी समीक्षा करते रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा आजकल प्रेप से शुरू कर देंगे। किससे? प्रेप एजुकेशन से लेकर के 12वीं तक का हमने जो लक्ष्य रखा है वो प्रवेश की दर, मतलब एडमिशन्स की दर 100% रखी है कि हम 100% लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यानी कोई भी बच्चा बिना दाखिले स्कूल में, मतलब उसका प्रवेश होगा ही होगा 100%। और कॉलेज शिक्षा जो उच्च शिक्षा है उसमें हमने लक्ष्य रखा है प्रवेश का 50%। कितना? 50। यानी स्कूल और कॉलेजों में हमारी प्रवेश की दर है वो स्कूलों में कितनी परसेंट होगी? 100%। और कॉलेजों में कितनी होगी? यानी 50%। उच्च शिक्षण संस्थानों में 50%। ये लक्ष्य इन्होंने 2030 का रखा है। तो दो बात हो गई। आगे हम बात कर रहे हैं लक्ष्य रखना जरूरी है और पैसा रखना जरूरी है, तो दोनों बातें बता दी। अब देखिए बात कर रहे हैं मानव संसाधन। अब तक हमारे एजुकेशन को जो डिपार्टमेंट देखता है उसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, समझ गए? HRDM। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। दोस्तों इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी बात कर सकते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय था, और हमारा पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। मौलाना अबुल कलाम, उनके नाम से हम 11 नवंबर को शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। और वो मंत्रालय 85 तक चला। कब तक चला? 85 में राजीव गांधी ने इसका नाम कर दिया मानव संसाधन। मानव संसाधन, अभी मैं बोल रहा था मानव संसाधन में दोनों चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह आती है, तो मानव संसाधन इसका नाम कर दिया। और मानव संसाधन मंत्रालय को अब वापस आपका कौन सा करने जा रहे हैं? शिक्षा मंत्रालय। यानी उदाहरण के रूप में बता दूं कि अभी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो उसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, और हमारे शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? रमेश पोखरियाल। तो इस प्रकार से पहला चेंजेस है। दूसरा है UGC और NCERT। UGC मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन NCT का नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। देखिए UGC की स्थापना की बात सबसे पहले हमारे देश में 1948 में राधाकृष्ण समिति आई थी। कौन सी समिति आई थी? राधाकृष्ण समिति। उस शिक्षा पर, उसको उस शिक्षा आयोग भी बोल सकते हैं। राधाकृष्ण समिति ने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करने के लिए एक UGC मतलब आयोग होना चाहिए, जिसका नाम क्या था? UGC। तो राधाकृष्ण समिति की अनुशंसा पर 1956 में UGC का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और UGC का निर्माण हुआ तो UGC इसके तहत बढ़ी, समझ गए? 1956 में, ठीक है। अब UGC के स्थान पे ये बोल रहे हैं UGC का, तो ये हिस्ट्री होगी। UGC की सिफारिश किसने की? राधाकृष्ण आयोग ने। 1956 में बन गया, ठीक है। क्या करता था? विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने का काम करता था। NCT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। टीचर की जो एजुकेशन, यानी टीचर एजुकेशन के लिए मापदंड जो हैं वो तय करता है, वो आपका कौन सा करता है? NCT करता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई, और ये 86 की पॉलिसी के तहत ही था। अब इनके स्थान पे ये कह रहे हैं कि उच्चतर शिक्षा नियामकीय आयोग होगा। एक रेगुलेटरी कमीशन होगा जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगा। हायर एजुकेशन को एक रेगुलेटरी कमीशन होगा जो इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये बात आपकी आ गई इसके स्थान पे। मैं सारी चीज़ों को जोड़ के बताता हूँ कि भाई कौन सी कमेटी की रिपोर्ट क्या थी। देखिए अब आ रहा, स्कूलों में 10+2 पद्धति चल रही है अभी भी। 10+2, क्योंकि ये पॉलिसी लागू नहीं होगी जब तक। कौन सी पद्धति चलेगी? 10+2। तो 10+2 स्कूलों में चल रहा है, और 10+2 जो चल रहा है उसको हम समाप्त कर रहे हैं। अब 10+2 के बारे में बोल दीजिए। 10+2 की सिफारिश सबसे पहले किसने की? तो DS कोठारी समिति। उसी की रिपोर्ट पर 1968 और आपका कौन सा 86 की पॉलिसी में दिखाई दिया। अब ये कह रहे हैं
कि स्कूलों में हम 5-3-3-4 व्यवस्था लाएंगे, यानी 10+2 को समाप्त करके हम 5-3-3-4 व्यवस्था लाएंगे। अब यहाँ पे 5-3-3-4 का क्या मतलब है? देखिए 5 का मतलब है यहाँ पे कि बच्चा सबसे पहले, अब जो एजुकेशन हम पहले से शुरू करते थे वो प्रेप से शुरू करनी पड़ेगी, प्रेप से शुरू करनी पड़ेगी, यानी 3 साल का प्रेप एजुकेशन हो गया, जिसमें मैं वैसे बता दूं कि प्रेप का मतलब LKG UKG और LKG UKG नर्सरी वगैरह होती है, तो 3 साल का प्रेप होगा, 3 साल का क्या होगा? प्रेप। और फिर उसमें पहली और दूसरी ओर जोड़ दी, पहली और दूसरी, इस फर्स्ट, तो टोटल साल हो गए 5, 3 साल तो प्रेप वाले हो गए, 2 साल पहली और दूसरी वाले हो गए, इस प्रकार से टोटल साल कितने हो गए? 5। और 5 का फाउंडेशन बना दिया। क्या बना दिया? फाउंडेशन, यानी बाल वाटिका बना दी, बाल वाटिका, यानी 5 साल तक वो बाल वाटिका में रहेगा। बाल वाटिका में क्या क्या करेगा? नंबर 1 LKG UKG और नर्सरी यानी प्रेप एजुकेशन, और साथ में आपका पहली और दूसरी, और इसका अलग से ही सिलेबस बनेगा। ये फाउंडेशन होगा बच्चे का। क्या होगा? फाउंडेशन, जिसका नया सिलेबस बनाया जाएगा। अब जो टीचर है वो भी 2-3 भागों में बट गए। ये प्राइमरी टीचर न होकर के प्रेप टीचर हो गया, फाउंडेशन टीचर हो गया। तो ये फाउंडेशन टीचर, और ये 5 वर्ष तक का ये हो गया। अब है 3, अगले 3 से 5वीं तक प्राइमरी होगी, तीसरी, चौथी, 5वीं 3 साल की प्राइमरी होगी। क्या होगी? प्राइमरी। बाद में 5वीं से 8वीं तक की क्या होगी? मिडिल। 5वीं से 8वीं तक की क्या होगी? मिडिल। अब इसको भी एक बार देखिए, मिडिल में इन्होंने चेंज किया है कि 6ठी से 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक जो होगी वो मिडिल होगी। 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 वर्ष की होगी, तो 3 वर्ष की मिडिल होगी। कौन सी होगी? मिडिल। अब मिडिल में उन्होंने एक काम किया है कि मिडिल के जो 6ठी, 7वीं, 8वीं का जो विद्यार्थी है उसको हम कौशल और व्यावसायिक ट्रेनिंग देंगे, कौशल और व्यावसायिक ट्रेनिंग भी देंगे, यानी उसका स्किल्स डेवलप करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? स्किल्स डेवलप करेंगे, और उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे, और स्थानीय स्तर पर उनको ट्रेनिंग भी देंगे। स्थानीय स्तर पर जैसे जिस टाइप के उद्योग धंधे हैं उसी टाइप की उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये क्यों किया जा रहा है? ये गांधी की बुनियादी शिक्षा है। गांधी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा बताई कि ऐसी पढ़ाई बनाओ जो सबको रोजगार दे, तो बेरोजगार उत्पन्न नहीं करे बल्कि सबको रोजगार मिले। अब हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो वो स्किल्स उसमें डेवलप होगी तो कम से कम वो अपना रोजगार प्राप्त कर लेगा। उसके पास हाथ का हुनर होगा। हाथ का क्या होगा? हुनर। तो ये बात इन्होंने गांधी की बुनियादी शिक्षा से लिया है। अब आया 9 से 12th, 9 से 12th, तो 4 साल की 9 से क्या होगी? 12th होगी। 9 से क्या होगी? 12th होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा। इसमें अब तक हम 11वीं क्लास में सब्जेक्ट लिया करते थे, अब ये कह रहे हैं सब्जेक्ट आप 9th से ही ले सकते हो। कब ले सकते हो? 9th से। 9th से विषय चुनने की आपको स्वतंत्रता होगी। और एक खास बात इसमें एक लाए हैं कि अगर आप सब्जेक्टों में भी एक खास बात है कि आप ना साइंस और मैथ्स ले रहे हैं, साइंस मैथ्स ले रहे हैं, समझ गए? तो साइंस मैथ्स के साथ आप कोई रचनात्मक टॉपिक भी ले सकते हैं। जैसे आपने फैशन डिजाइनिंग ले लिया, जैसे आपने संगीत ले लिया, जैसे आपने कोई भी मतलब रचनात्मक ले लिया। इसका उद्देश्य क्या है कि केवल हमारे यहाँ पे कोई भी बात करते हैं लड़के से तो कहता है मैं तो साइंस का हूँ, तो वो रचनात्मक नहीं बनता था। उसको मशीन से मानव की ओर ले जाने का क्या है? प्रयास। मशीन से मानव की ओर ले जाने का प्रयास है। तो इसमें आप देख रहे हो तो क्या होगा? एक तो बच्चे का फाउंडेशन क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। फाउंडेशन मजबूत करके फिर उसको अक्षर ज्ञान और ये सब चीज़ सिखाएंगे। फिर उसको कौशल क्या करेंगे? विकसित करेंगे उसका, तो जिसे रोजगार से मतलब रोजगार शिक्षा होगी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, और फिर उसको मशीन से मानव की ओर बनाना प्रयास करेंगे। ये आपका मॉडल है। तो इसको क्या मॉडल कहा गया? 5-3-3-4 मॉडल, 5-3-3-4 मॉडल। ये आपको मैंने समझाया। अब आया बोर्ड परीक्षा भी आसान होगी। बोर्ड परीक्षाएं क्या होंगी? आसान। बोर्ड परीक्षाएं कैसे आसान होंगी? देखिएगा, पहली बात तो अब परीक्षाएं जो आपका RT राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत मतलब परीक्षाएं क्या कर दी थी? समाप्त कर दी थी कि कोई परीक्षा 10वीं से पहले कोई परीक्षा नहीं हो रही। अब ये कह रहे हैं कि तीसरी, 5वीं और 8वीं तीनों में परीक्षा होगी। तीसरी में भी परीक्षा होगी, 5वीं में भी परीक्षा होगी और 8वीं में परीक्षा होगी। यानी परीक्षाएं सब में होगी, तीसरी, 5वीं और कौन सा? 8वीं। एक दूसरी बात इन्होंने कहा, बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को सरल बनाया जाएगा, क्योंकि बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा क्या लेता है? प्रेशर लेता है। प्रेशर लेता है तो उस प्रेशर की मुक्ति के लिए सरल बनाया जाएगा। उसको क्या बनाया जाएगा? सरल। अब सरल बनाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? तो ये बात आपका
प्रोफेसर यशपाल समिति ने भी कही कि बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा, चाहे वो बस्ते का बोझ कम हो और परीक्षाओं का बोझ क्या हो, कम। तो देखिए सरल कैसे बनाया जाएगा। एक तो कह रहे हैं बोर्ड की परीक्षा के 2 भाग किए जाएंगे। कितने भाग किए जाएंगे? 2। एक ही परीक्षा नहीं, बोर्ड फाइनल नहीं, बल्कि 2 भाग करेंगे। दूसरी बात है, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो 2 टाइप का बनाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और कौन सा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कौन सा सब्जेक्टिव। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो परीक्षा ली जाएगी उस पर ज्ञान, प्रैक्टिकल पर बल दिया जाएगा, न कि रटंत पर। प्रैक्टिकल पर बल दिया जाएगा, न कि रटंत। अतः हम रचनात्मक और व्यवहारिक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। ये बात आपका इसमें बोर्ड की परीक्षाओं का आसान करने की बात इन्होंने कही है। तो ये दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे, 6 पॉइंट तक थे। अब हम और कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं, तो कंटिन्यू जुड़े रहें अगले चीज़ों से। दोस्तों नमस्कार। हम जो बात कर रहे थे वो नई एजुकेशन पॉलिसी पे कर रहे थे, तो उसकी कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो कंटिन्यूटी में हमने 6 पॉइंट बताए। पिछले वॉल्यूम में हमने 6 पॉइंट बताए। वो परीक्षाओं तक हमारी बात हो गई थी, परीक्षाओं तक हमारी बात हो गई थी, ठीक है, कि परीक्षा का स्टैंडर्ड कैसा होगा। तो अब आए, पहली बात हमारी ये हुई थी कि साहब एक तो हमने जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। 2030 तक हम स्कूलों के लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे 100%, कॉलेजों के हायर एजुकेशन के 50% लक्ष्य प्राप्त करेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम हम क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। उसके बाद हमने बताया कि यूजीसी को समाप्त करके उसके स्थान पर उच्च शिक्षा नियामकीय आयोग बना दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं 10+2 पद्धति को ख़त्म कर दिया, उसके जगह 5-3-3-4 पद्धति बना दी। और उसके बाद हमने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को सरल बनाया जाएगा। तो यहाँ तक बात हुई। अब ये कह रहा है अगले वाला पॉइंट में कि बालकों की परफॉर्मेंस का आकलन कैसे होगा, परफॉर्मेंस का आकलन कैसे होगा। तो बालकों के जो परफॉर्मेंस है वो 3 आधार पर किया जाएगा। एक स्वयं बालक के द्वारा, बालक से खुद से परफॉर्मेंस देखी जाएगी, बालक के द्वारा खुद अपना असेसमेंट करेगा, बालक खुद अपना असेसमेंट करेगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। दूसरा, उसी के असेसमेंट को उसके सहपाठी से भी मतलब करवाया जाएगा, करने मतलब उसका परीक्षण सहपाठी के द्वारा भी, और बाद में टीचर के द्वारा। तो बालक का जो असेसमेंट है वो एक एंगल से न होकर के बहुआयामी एंगल से होगा। बहुआयामी में मतलब कौन सा, स्वयं के द्वारा, स्वयं के बाद आपका कौन सा, टीचर सहपाठी के द्वारा, और सहपाठी के बाद कौन सा, टीचर के द्वारा। जिससे अकेला टीचर भी कोई मोनोपोली नहीं कर सके, अकेला स्टूडेंट भी नहीं हो, और सबका साथ लेकर उसका संपूर्ण, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अतिरिक्त एक नेशनल असेसमेंट सेंटर खोला जा रहा है जिसका नाम होगा परख। ये बालकों के सीखने की क्षमता का समय समय पर क्या करेगा, परीक्षण करेगा कि बालक कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कौन सी पद्धति से सीख रहे हैं, कौन से तरीके से मतलब पद्धति से सीख रहे हैं, कितने समय ले रहे हैं, उनकी सीखने की क्षमता क्या है, उनकी टाइमिंग कितनी है। ये सारी बात कौन करेगा, असेसमेंट सेंटर देखेगा। परख, कौन सा, परख। तो ये परीक्षण के बारे में हो गया। अब एक बड़ा टॉपिक आ रहा है कि यह जो सारी चीज़ें हैं इनमें हमारी भाषा क्या होगी, भाषा पे बल है। तो भाषा में इन्होंने कहा कि हम 5वीं तक तो मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे, मातृभाषा का ही क्या करेंगे, प्रयोग, यानी 5वीं तक तो मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। यानी मातृभाषा से मतलब हो गया कि भाई हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में जो राजभाषाएं दी गई है वो राजभाषाओं के आधार पे अपने अपने क्षेत्रों में मातृभाषा में ही प्रशिक्षण करवाया जाएगा 5वीं तक तो। अब ये उसके बाद ये कह रहा है कि मातृभाषा, और उसको हो सके तो 8वीं तक भी ले जा सकता है, संभव हो सके तो कितने तक, 8वीं तक भी ले जा सकता है, ठीक है। 5वीं तक तो अनिवार्य है। बाद में कह रहे हैं स्कूल और कॉलेजों में आगे जाकर के संस्कृत का विकल्प होगा कि संस्कृत को आप त्रिभाषा सूत्र में शामिल कर सकते हैं। संस्कृत का विकल्प होगा। त्रिभाषा का मतलब कौन सा हो गया, मातृभाषा होगी, बाद में कनेक्टिव लैंग्वेज अंग्रेजी वगैरह होगी, और चाहे तो संस्कृत विकल्प के रूप में रख सकते हैं, तो संस्कृत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर थोपने वाली बात कुछ नहीं है, कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, वैकल्पिक रूप में ही रखी जाएगी। आगे इन्होंने कहा है 6ठी से 8वीं तक का जो विद्यार्थी है एक भाषा प्रतियोगिता होगी, भाषा प्रोजेक्ट होगा, उसमें भाग लेकर के एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करेगा। यानी कहने मतलब एक भाषा प्रतियोगिता, भाषा में भाग लेगा जिसमें सभी भाषाओं के बारे में, जिससे हमारे पूरे भारत में एकता, अनेकता में क्या हो, एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना। और
लास्ट है कि भाई माध्यमिक जो स्तर पर जाकर के आप विदेशी भाषा का भी चयन कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर जाकर के आप विदेशी भाषा का भी चयन कर सकते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण का युग है। बच्चा आज विदेशों में भी जा रहा है तो वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज है, कोरियाई लैंग्वेज है, कोई भी भाषा वो सीख सकता है, अपने ले सकता है। तो यहाँ पे भाषा थोपी नहीं गई है। 5वीं तक मातृभाषा होगी, उसको 8वीं तक भी ले जाया जा सकता है, और 10वीं के बाद जो आपका इसके बाद त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत भाषा को भी ले सकते हैं, कॉलेज में भी संस्कृत भाषा को ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोपा नहीं जाएगा, वैकल्पिक होगी। और समय समय पर बच्चा बालक 5वीं से 6वीं से 8वीं तक का जो बालक है वो भाषा प्रोजेक्ट में भाग लेगा, जिससे हमारी सभी भाषाओं से उसका जुड़ाव होगा, और 10वीं के बाद माध्यमिक स्तर पर वो विदेशी भाषा का भी चयन कर सकता है। तो ये भाषा के बारे में बात हुई है। अगली बात हम बोलना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन के बारे में हमारी बात आ रही है। अब एजुकेशन कौन सी है? हायर एजुकेशन। देखो, हायर एजुकेशन में बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी व्यवस्था लाए हैं, बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी व्यवस्था। ये कह रहे हैं कि अब तक कोई भी व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड किसी कारण से नहीं कर सका, तो कहने का मतलब उसका साल खराब नहीं होगा, उसको जितना किया उतना उसको डिग्री मिल जाएगी। और साथ में एक और है कि बीच में कई बार वो छोड़ के चला गया, कोई कारण से पढ़ नहीं पाया, तो उसको मतलब जहाँ पे छोड़ा है वहाँ से शुरू हो जाएगा वो। कहने का मतलब उसका किसी भी रूप में साल खराब नहीं होगा जिससे वो पढ़ाई छोड़े, समझ गए? तो ये बहुस्तरीय और निकासी व्यवस्था है। जैसे वो व्यक्ति फर्स्ट ईयर कर रहा है, फर्स्ट ईयर के बाद उसने मान लो छोड़ दी, 1 साल में उसने डिग्री को छोड़ दिया, तो 1 साल में डिग्री को छोड़ दिया तो उसको उस डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लो 2 साल कर ली, 2 साल के बाद छोड़ रहा है तो डिप्लोमा दिया जाएगा उसको, और 3 साल पूरा कर लिया तो उसको डिग्री दी जाएगी। तो कहने का मतलब जितना वो करेगा उतना उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, और बीच में छोड़कर वापस आता है तो उसकी डिग्री को पूरा भी करवा दिया जाएगा। अगली बात आ रही है 4th ईयर, मतलब संयुक्त कोर्स चलाया जा रहा है, 4th ईयर का संयुक्त कोर्स चलाया जा रहा है। जैसे अपन BA 3 साल में करते हैं, तो करें कि BA के साथ आप MA जोड़ दो तो MA और BA 4 साल में हो जाएगी, BA और B.Ed 4 साल में होगी, BSc और B.Ed 4 साल में होगी। तो एकीकृत कोर्स ला रहे हैं, PG का एकीकृत कोर्स ला रहे हैं, ठीक है। और अगली बात है B.Ed 4 वर्ष का होगा। B.Ed 4 वर्ष का मतलब समझ गए, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। जैसे मैंने कहा ग्रेजुएशन किया उसके साथ ही B.Ed 4 वर्ष का। ये 2030 में शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। यानी ये B.Ed कॉलेज जो वर्तमान वाली डिग्रियां समाप्त हो जाएंगी, और तब से केवल एकीकृत B.Ed वाला कोर्स ही शुरू होगा 2030 से। 2030 शुरू नहीं, शिक्षकों की योग्यता हो जाएगी। शिक्षकों की क्या है? योग्यताएं। शुरू तो अभी हो गया, लेकिन शिक्षकों की योग्यता हो जाएगी। और अब ये कह रहा है 5 साल का हम संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स भी ला रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में है, आदि में हम 5 साल का संयुक्त, मतलब जैसे करने मतलब BA आपका कौन सा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों चीज़ें आपकी शामिल हैं। अब बात आती है, एक नेशनल मॉनिटरिंग प्लान बना रहे हैं। नेशनल मॉनिटरिंग क्या बना रहे हैं? प्लान। नेशनल मॉनिटरिंग प्लान में शिक्षकों के उन्नयन पर बल दिया जाएगा, शिक्षकों के उन्नयन, शिक्षकों के एडवांसमेंट पे। शिक्षकों का 10 साल से मतलब प्रोफेशनली मतलब मूल्यांकन किया जाएगा, 10 साल से प्रोफेशनली मूल्यांकन किया जाएगा। और कहने का मतलब शिक्षकों का प्रोफेशनली मूल्यांकन, और उसी के आधार पर उसकी पदोन्नति होगी। मतलब कहने का मतलब शिक्षकों पर बल दिया गया है कि जैसा स्टूडेंट तभी बन पाएगा जब शिक्षक बेटर होगा। अगर शिक्षक बेटर होगा तो ही स्टूडेंट क्या होगा? बेटर होगा। तो शिक्षकों के एडवांसमेंट पर काफ़ी है, उसका 10 साल से असेसमेंट हो रहा है, और असेसमेंट और पदोन्नति जो हो रहा है, पदोन्नति भी उसके कौन सा जो उसका प्रोफेशनल ज्ञान है उसके आधार पर हो रही है। ऐसे पदोन्नति नहीं कि भाई 9, 18, 27 के आधार पर पदोन्नति कर दें। समझ गए? अगली बात है, अब ये कह रहा है MPhil जो चला करती थी, आपको बताया अपना MPhil करते थे, मास्टर ऑफ फिलोसफी, वो खत्म कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो सीधा PhD में एडमिशन ले सकता है। MPhil की उसको आवश्यकता नहीं है, समाप्त कर दी। और निजी और सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उन सब के लिए एक समान रूल होंगे, एक समान, सारे रूल रेगुलेशन एक समान होंगे। यानी कहने वाला निजी के लिए भी वही रूल है तो सरकारी के लिए भी क्या है? वही रूल है। और उच्च शिक्षा के लिए एक नियामकीय आयोग बनेगा। अब उच्च शिक्षा नियामकीय आयोग के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय होंगे ना, उनको 15 वर्ष तक तो
उस शिक्षा नियामक आयोग के अंडर में रखा जाएगा। बाद में उसके कामकाज को देख करके उसको स्वायत्त कर दिया जाएगा, स्वायत्त ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा। 15 वर्ष के बाद उसको ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा, यानी वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकता है, तो उसको ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा। अब आया एक इन हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी। हायर एजुकेशन की जितनी भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनकी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस पूरे देश के लिए कॉमन एंट्रेंस, जैसे मेडिकल की एग्जाम होती है, इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है, IIT नीट वगैरह होती है, तो ये सब है वैसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी और वो नेशनल एग्जाम एजेंसी के द्वारा ली जाएगी। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी, नेशनल एग्जाम एजेंसी के द्वारा ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के पास विकल्प है, चाहे तो उसमें भाग ले सकता है, चाहे तो नहीं। उच्च शिक्षण संस्थान अपना जो अप्लाई करता है वो ऑनलाइन मंजूरी दी जाएगी उसको। ऑनलाइन मंजूरी देते ही इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हो जाएगी, यानी कोई बीच में आपको व्यक्ति परेशान करता है तो वो नहीं करेगा। ऑनलाइन आपने डाटा डाला और आपको मंजूरी मिल जाएगी, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति। फीस के स्कूलों का और कॉलेजों का फीस कंट्रोल के लिए एक तंत्र बनेगा, जो फीस मतलब आप सीमा से ज़्यादा नहीं ले सकते। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, चाहे साइंस के सब्जेक्ट हो, चाहे आपके आर्ट्स के हों, सामाजिक विषयों के हों, दोनों के लिए एक रिसर्च फाउंडेशन बनेगा। रिसर्च फाउंडेशन यानी रिसर्च पर बल ज़्यादा दिया जाएगा। आगे आए मतलब उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक बनाया जाएगा। मतलब जो हायर एजुकेशन है वो पर्टिकुलर न होकर के मल्टीपल होंगी, मल्टीपल। हालांकि 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग था, मुदालियर आयोग, उसने भी ये कहा था कि हमें मल्टीपल एजुकेशन सेंटर की आवश्यकता है। मल्टीपल ये कह रहा है उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक बनाया जाएगा। और ये एक बात और कह रहा है कि 2030 तक हम हर जिले में एक हायर एजुकेशन सेंटर बना देंगे। हर जिले में एक हायर एजुकेशन सेंटर होगा, बढ़िया हायर एजुकेशन सेंटर होगा। समझ गए क्या? और ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी पर बल दिया जाएगा। और विदेशी, एक बात और नहीं डाली गई है, जो भी विदेशी विश्वविद्यालय उनकी ब्रांच इंडिया में खोली जाएगी, उनको अनुमति दी जाएगी। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे भारत के बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल के विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय हैं, मैनेजमेंट के विश्वविद्यालय हैं, उनकी ब्रांच इंडिया में होगी। अब इंडिया में होगी तो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे यहाँ पढ़ सकेंगे। तो वो इसी कल्चर में पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है प्रतिभा का पलायन भी नहीं होगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनेगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मतलब SC ST OBC और जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, जो भी है, अन्य जो हैं लोग, उनके लिए एक पोर्टल बन जाएगा जिसमें सारी चीज़ें क्या होंगी, आसान होंगी। और बोर्डिंग, ये कह रहे हैं कि कई बच्चे हैं जो खेल में एक्सपर्ट हैं, कैरियर में कोई मतलब कोई क्रिएटिविटी में एक्सपर्ट हैं, तो उसके लिए बोर्डिंग स्कूल, प्रत्येक ज़िले में एक बोर्डिंग स्कूल बनेगा, वहाँ पर वो रह सकता है, वहीं पर उसको सारी चीज़ें दी जाएंगी। और उसको हम किसके नाम से जाने जाएंगे? बाल भवन। कौन सा? बाल भवन के नाम से जानते हैं। जैसे इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई खेल में है तो उसको वहीं पर रहने का मौका दिया, क्रिएटिविटी में है तो प्रतिभाओं का क्या होगा, उन्नयन होगा। और एक बात उसने और कही है कि 2 करोड़ बच्चे हैं, क्या है, 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके, ड्रॉप आउट हो चुके, उन ड्रॉप आउट जो बालक हैं उनको स्कूल छोड़ चुके, उनको हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। ये सब बातें मैंने एजुकेशन पॉलिसी में बताई है। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बात आप ज़रूर ध्यान दें मेरे साथ कि मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो पढ़ा वो आपके साथ लाया हूँ, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें इसमें बाकी हैं। जैसे टीचर के लिए क्या योग्यताएं होंगी, आपका राइट टू एजुकेशन कहाँ तक लागू होगा, ये सही कई बातें हैं। तो एक क्लास हम इसकी लाइव, हमारा स्टूडियो शुरू हो जाएगा तब करवाएंगे, और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ आपका डिस्कशन भी करवाएंगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और आज मैंने जो किया है उसका नोट्स मैंने बताया, मैंने फेसबुक पेज पे, जगू का ऑनलाइन क्लासों पे, हमारे से जितने भी जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उन पे,
और कुछ पर्टिकुलर्स को भी मैंने डाल दिया है, तो आप इसके नोट्स भी देखें और नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और कोई और भी मेरे से नोट्स मंगाना चाहता है अपने व्हाट्सएप पे, तो मेरे फ़ोन पे वो अपना व्हाट्सएप भेज दें, मैं उसको भेज दूंगा 9829093552। मैं सवाई सिंह जगू का आर्य स्लाइड सर्विस में हूँ और बेसिकली शिक्षण मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है और इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो आप नोट कर लें 9829093552 9829093552 पे मेरे को व्हाट्सएप डाल दें, मैं आपको वो सूचना पहुंचा दूंगा, जो नोट्स हैं वो पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार।